Hello Bachapati, welcome back in the quantum classes, the finest, easiest and every way to learn the concept of physics. Bachapati, in previous lecture we have already discussed about प्योर रेजिस्टिव सर्किट बच्चों। इससे पहले हमने रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा था बच्चों। फ्रॉम नाउ इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्योर इंडक्टिव सर्किट बच्चों, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट प्योर कैपेसिटिव सर्किट। और ये दो टॉपिक खत्म करने के बाद बच्चों एक प्रीवियस टॉपिक, एक अभी वाला लेक्चर, देन इसके बाद वाला लेक्चर प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए फाइनली पहुंच जाएंगे बच्चों हम एलसीआर सर्किट पे। ये जितने भी ये 3 लेक्चर की सीरीज बनी है ना, ये एलसीआर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बच्चा बड़ी अगर आप एलसीआर सर्किट को डायरेक्ट समझने जा रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि डायरेक्टली वो समझ में नहीं आने वाला है। एलसीआर सर्किट समझने के लिए आपको एक एक स्टेप्स आगे बढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा रेजिस्टिव सर्किट के बारे में, फिर आपको इंडक्टिव सर्किट को समझना पड़ेगा, देन बच्चा बड़ी कैपेसिटिव सर्किट को। अगर आप ये 3 लेक्चर कंटिन्यू प्लेलिस्ट में आप देखते चले गए, ऊपर दिया हुआ आई बटन है उस पर क्लिक कीजिए, देन पहुंच जाएंगे आप प्लेलिस्ट में। और बच्चा बड़ी अगर आपने ये 3 लेक्चर कंटिन्यू समझ लिया तो एलसीआर सर्किट तो एक बच्चों का गेम बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था ना पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस थ्योरम, कितना सिंपल सा थ्योरम था बच्चा बड़ी, वैसे ही फिजिक्स में आपका एलसीआर सर्किट बन जाएगा। एक सिंपल सा डेरिवेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर का एंड आल्सो फर्स्ट बुक का बच्चा बटी फिजिक्स क्लास 12 के। तो बच्चा बटी देखते हैं क्या है प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि इसका डायग्राम कैसे होने वाला है, सर्किट कैसे होने वाला है। ओके बेटी, तो आप जैसे देख सकते हो हमने इसको कहा प्योर इंडक्टिव सर्किट, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ प्रेरण कुंडली हो। इंडक्टिव सर्किट हो बच्चा बटी जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस हो, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि हम कोई सर्किट पढ़ते हैं जिसमें रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस वाले सर्किट को बच्चा बटी हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट कह देते हैं। इसमें इंडक्टेंस है इसलिए हमने इसको प्योर इंडक्टिव सर्किट कहा बच्चा बटी। अगर यहाँ पे इंडक्टेंस की जगह कैपेसिटेंस होता देन बच्चा बटी हम इसे कहते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको समझा दिया था कि इन डेरिवेशनों में करना क्या होता है। अगर आपको इन शॉर्ट प्रीवियस लेक्चर को मैं अगर रिव्यू करवाऊं तो हमारा मेन काम होता है बच्चा पार्टी फेज डिफरेंस नोट करना। सबसे पहला काम तो है हमारा करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस को फाइंड करना, कि करंट लैगिंग में है कि वोल्टेज लैगिंग में, दोनों में से कौन लीड में है, दोनों में से कौन अग्रगामी है और कौन पश्चगामी है, ठीक है। उसी को लैगिंग और लीड कहते हैं। तो पहला तो काम है हमारा क्या पता करना, फेज डिफरेंस पता करना। और इससे दूसरा फायदा होगा बच्चा पार्टी, हमें रिएक्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा, रिएक्टेंस, ठीक है। तो पहले फेज डिफरेंस फिर रिएक्टेंस, इसमें हमारा मेन काम है बच्चा बटी फेज डिफरेंस फाइंड करना, क्योंकि अगर हमारे पास फेज डिफरेंस मिल गया देन हम अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो होगा, या फिर हम उसका फेजर डायग्राम शो कर सकते हैं बच्चा बटी अगर हमें फेज डिफरेंस फाइंड हो गया। ओके, तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए फेज डिफरेंस इसकी फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चा बटी, ठीक है। पता नहीं क्यों बच्चा लोग इतना खौफ बना के रहते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। इतना सिंपल सर्किट है ना बच्चा बड़ी, इतना सिंपल टॉपिक है। 3 to 4 लेक्चर्स में आपका पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि इतना खौफ बनाया हुआ है लेकिन इतना खौफ के लायक है नहीं। क्यों इतना भाव दे रहे हो इस टॉपिक को, ठीक है। आपके सीनियर्स ने कहा टफ है तो आपने भी मान लिया टफ है, गलत बात है। तो बच्चा बड़ी देखते हैं, देखो जैसे ये सर्किट है, मैंने कहा ये सर्किट है, इसमें इंडक्टेंस है, इंडक्टिव सर्किट है। तो बच्चा बड़ी इस इंडक्टेंस को हम नाम दे देते हैं एल। इससे पहले भी हम क्या एल देते आए हैं, उसको एल कहते आए हैं। और जो बेटी ये अगर कोई साइन बना तो आपको तो अभी तक तो पता चले गया होगा, ये ऐसा कोई सर्कल और सर्कल के बीच में ऐसा साइन, ये किसके लिए शो होता है, जब हम अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवा रहे होते हैं सर्किट को, या फिर ये सर्किट अगर अल्टरनेटिंग करंट से लिंक्ड है, ठीक है। अगर डीसी करंट से लिंक्ड होता है तो यहाँ पे हम बैटरी सेल शो करते हैं, वैसे अल्टरनेटिंग करंट से होता है, ठीक है। सपोज बच्चा बेटी यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज V=V0 sin ओमेगा t से कनेक्टेड है ये सर्किट, ठीक है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज V0 sin ओमेगा t से। देन हम देखते हैं बच्चा बटी क्या होगा। एक तो हमारा वोल्टेज है V=V0 sin ओमेगा t। एक दूसरा वोल्टेज का फॉर्मूला हमने बच्चा बटी पढ़ा हुआ है इससे प्रीवियस वाले चैप्टर्स में, क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ा है हमने वहाँ पे, वोल्टेज, या फिर कहना है कि इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के ड्यू टू इस सर्किट में अगर कोई करंट आई फ्लो होता है बच्चा बटी, तो उस करंट आई में, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो ये इंडक्टिव ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। सपोज बच्चा बटी ये इंडक्टिव ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है ई, ठीक है। तो उस ई की वैल्यू क्या होगी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है, वो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा हुआ है। इंडक्टिव ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, वो कैसे फाइंड करते थे बच्चा बटी, क्या था इंडक्टिव ईएमएफ की वैल्यू, ये था ई इक्वल माइनस एल मतलब इंडक्टेंस। और बच्चा बटी क्या फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, -L/di/dt, ठीक है। ये क्या है आल्सो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, ताकि आप सोल्व करो तो आपको पता हो। ये हमारे पास है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये क्या है,
ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं इसे, यह है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हिंदी में से क्या कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हमने प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा हुआ है, ठीक है, लेक्चर में भी है, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला अगर आपको चैप्टर देखना है। तो एक तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, वोल्टेज बोलो ईएमएफ वोल्टेज ही तो होता है, ठीक है, वोल्टेज हो गया एक वो इंड्यूस्ड, और एक है बच्चे जो हमें से सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई। तो जो सप्लाई हम दे रहे हैं वो क्या है, देखो V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास दो वोल्टेज हो गए, एक हो गया साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी, तो दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला -L di/dt। अब अप्लाई करते हैं बच्चे इस सर्किट में किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल क्या बोलता है कि किसी सर्किट में वोल्टेज का समेशन या वोल्टेज का एडिशन, अगर वोल्टेज को सम कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 0 का। किसी सर्किट में जितने भी वोल्टेज है उनका इक्वल कितना आएगा, सम करके अगर इक्वल करेगा तो आंसर आएगा 0। तो बच्चे ये दो वोल्टेज है, तो उसके अकॉर्डिंग हम किस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, किरचॉफ्स सेकंड लॉ या सेकंड रूल बोल लो बच्चे। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि आपको वोल्टेज का सम करके आंसर कितना आना है, 0। तो दो वोल्टेज हमारे पास V प्लस E इक्वल कितना होना चाहिए, 0। वोल्टेज का सम दो ही वोल्टेज तो है यहाँ पे, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला वोल्टेज है, एक दूसरा यहाँ पे जो हम इसको कनेक्ट कर रखा है हमने जो बाहर से सर्किट से, ठीक है, V0 साइन ओमेगा टी। तो V प्लस E इक्वल 0, वैल्यू पुट करो। V की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे, V की वैल्यू हमारे पास बॉस V0 साइन ओमेगा टी। देखो कितना सिंपल है, बिना मतलब का खौफ बना के रखा हुआ है आप लोगों ने इसका। सीनियर्स ने बोल दिया टफ है तो आपको भी बोलना है टफ है, ये ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो आप बस V की जगह V0 साइन ओमेगा टी, E की वैल्यू क्या है हमारे पास -L di/dt। तो E की जगह आ गया -L di/dt और इक्वल क्या है बच्चे, इक्वल है हमारे पास 0। ओके, ये ऐसा हो गया। अब बच्चे क्या करना है हमें, अब क्या करते हैं बच्चे, इस -L di/dt वाले टर्म को दूसरी तरफ लेके चलते हैं, तो वो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया V0 साइन ओमेगा टी, ये माइनस वाला टर्म को राइट हैंड साइड, तो ये प्लस में हो गया, ये हो गया L di/dt, ये हो गया L di/dt। डन। अब बच्चे इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या था ये हमारे पास था L di/dt, ये सेकेंड साइड चला गया था, और एक तरफ क्या था बच्चे L di/dt, इसके इक्वल में क्या था V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी। ओके, अब बच्चे यहाँ से हम di की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो स्मॉल करंट इसमें फ्लो हो रही है di की वैल्यू हम निकालेंगे। तो di के लिए बच्चे क्योंकि हमें इसमें di को अकेले छोड़ना है, तो di के लिए बच्चे di को अकेला छोड़ो यहाँ पे, इक्वल जो टर्म्स है सेकेंड साइड भेज दो आप, तो dt है, dt डिवाइड में इधर आ गया तो क्या हो गया बच्चे V0 साइन ओमेगा टी, और dt डिवाइड में था इधर आ गया तो हो गया बच्चे मल्टीप्लाई में, dt उधर चला गया। ऊपर बच्चे L है, मल्टीप्लाई में है, सेकेंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और देन बच्चे ये हो गया अपॉन L। इज इट क्लियर, di। अब ये यहाँ पे di है कि स्मॉल करंट है, स्मॉल करंट फ्लो हो रही है, जबकि हमें I की वैल्यू पता करनी है, हमारा काम I से है। तो स्मॉल वैल्यू को बिग वैल्यू में, बड़े वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन करके, ठीक है, किसी भी स्मॉल वैल्यू को बड़े वैल्यू में हम इंटीग्रेशन करके चेंज करते हैं। तो बच्चे इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें I की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा I इक्वल di। ये di कैसे आया, जब हमने ये I कैसे आया, जब हमने di का इंटीग्रेशन किया, ये इंटीग्रेशन आगे बच्चे इक्वल, हमें पता है इंटीग्रेशन या रेफरेंस उसी टर्म का होता है जो d के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये dt है, तो बाकी t वाले टर्म को उधर रखो, बाकी को सेकंड साइड छोड़ दो, ऐसे बाहर लेके आ जाओ, V0/L को हम बाहर लेके आ जाते हैं और अंदर रह जाएगा बच्चे ओनली इंटीग्रेशन, ये V0/L कांस्टेंट के रूप में बाहर आ चुके हैं, अंदर रह गया साइन ओमेगा टी dt। इज इट क्लियर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, इन्हें सॉल्व करते हैं आगे, इसी को आगे बढ़ा के लिख देता हूं मैं, V0/L साइन ओमेगा टी dt। इंटीग्रेशन कितना होता है साइन थीटा का, अगर आप बाय वाले हो तो बस इतना याद रखो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल माइनस कॉस थीटा, सिंपल है, माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, आल्सो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, पहले तो ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, देन बच्चे साइन ओमेगा टी, थीटा की जगह है ओमेगा टी, ओके, तो इसका हो जाएगा कॉस और थीटा की जगह ओमेगा टी, और आगे साइन कौन सा बच्चे, साइन है माइनस का, ओके। तो ये तो क्या बच्चे इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी।
इसके साथ बच्चों बेटी देखो यहाँ पे ओमेगा टी में जो ओमेगा है ये इसके कांस्टेंट के फॉर्म में है कॉस ओमेगा टी के, तो ये हो जाएगा बच्चों बेटी डिवाइड में और ये आ जाएगा ओमेगा। कैसे आएगा पता है ना? सपोज बच्चों बेटी हम यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल साइन ए एक्स का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सपोज साइन ए एक्स डी एक्स इक्वल, तो साइन ए एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन तो हो गया माइनस कॉस एक्स, कॉस ए एक्स सॉरी, तो बच्चों बेटी यहाँ पे डी एक्स है और यहाँ एक्स है, तो एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, और जो ए है बच्चों बेटी ये एक्स का कोएफिशिएंट है, और जो कोएफिशिएंट होता है ये इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है। वैसे बच्चों बेटी यहाँ पर था साइन ओमेगा टी, तो डी टी का टी के रिस्पेक्ट में हो रहा था और ओमेगा कोएफिशिएंट था इसलिए ओमेगा आ गया डिवाइड में। ओके, और ये बच्चों बेटी माइनस पे ध्यान रखना, ये ऐसा हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे आई इक्वल, ओके ये हो गया माइनस वी जीरो अपॉन एल माइनस कॉस ओमेगा टी ओमेगा एल। इसी चीज को मैं बच्चों बेटी अगेन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, उसी को रिपीट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। वी जीरो अपॉन एल माइनस बाहर है तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अच्छा इस ओमेगा को एक काम करता हूँ मैं साथ में लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा को एल के साथ लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एल ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी को हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं क्योंकि हमें इसमें कुछ चेंजेस करनी है। अब बच्चों बेटी क्योंकि मैंने आपको बताया हमें फेज डिफरेंस देखना होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज और आई के बीच का रिलेशन। हमारा जो वोल्टेज है वो साइन के फॉर्म में है और जबकि हमारा जो करंट है वो कॉस के फॉर्म में आ रहा है, तो साइन एक साइन के फॉर्म में एक कॉस के फॉर्म में, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, हमें कंपेयर करना है तो इसको भी साइन के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो कॉस की वैल्यू को बच्चों बेटी साइन की वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमें कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा, और साइन में कैसे चेंज करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, ये तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास, हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल भी कॉस थीटा ही होता था। ठीक है, हम माइनस के लिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा माइनस का काम है यहाँ पे, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटी कॉस थीटा। और बच्चे बेटी अगर साइन, इस एंगल को आगे पीछे कर दो, 90 माइनस थीटा ना होकर के थीटा माइनस 90 हो जाए बच्चा बेटी, देखो 90 माइनस थीटा ना होकर थीटा माइनस 90 है, देन फॉर्मूला आएगा बच्चा बेटी कॉस थीटा, लेकिन एक अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा कि माइनस कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा माइनस 90 डिग्री इक्वल माइनस कॉस थीटा। और बच्चा बेटी यहाँ पे हमारा आंसर भी आ रहा है माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी है। ओके, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, इसको यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बच्चों बेटी? ये हो जाएगा हमारे पास वी जीरो अपॉन एल ओमेगा ब्रैकेट कॉस ओमेगा टी, लेकिन माइनस में है, मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा नीचे वाला, ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला क्योंकि ये माइनस के फॉर्म में है, थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो बच्चों बेटी थीटा की जगह ओमेगा टी पुट करो, यहाँ हो गया साइन, ये हो गया हमारे पास साइन, थीटा की जगह ओमेगा टी पुट करना है तो ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख देते हैं, साइन 90 डिग्री, और दिन बच्चे बेटी यहाँ पे कर दो आप ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये आ गया साइन के फॉर्म में, ब्रैकेट क्लोज, डन। अच्छा कंफ्यूज मत होना, आपके बुक में अगर 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कोई बात नहीं है, दोनों सेम चीज होती है क्योंकि हमें पता है पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और जब उसका 2 कर दो तो ये 90 डिग्री आने वाला है, तो ये छोटी सी बात है, बस इस पर कंफ्यूज मत होना कभी, ठीक है। तो ये हो गया बेटी वी जीरो एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अब देखो हमारा वोल्टेज और करंट दोनों साइन के फॉर्म में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, उसके वजह बेटी कंपेयर करना है तो देखो v इक्वल वी जीरो साइन ओमेगा टी था, तो साइन ओमेगा टी की जगह तो हमारे पास है साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, लेकिन बेटी यहाँ पे v जीरो था, ठीक है, जो हमारे पास क्या कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, या फिर हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज v जीरो। तो बच्चों बेटी इसी को हम इस टर्म में लिख सकते हैं i इक्वल, ये जो v जीरो अपॉन एल ओमेगा है इसकी जगह हम लिख रहे हैं आई जीरो, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट, वी जीरो अपॉन एल ओमेगा की जगह हमने आई जीरो पुट किया, और देन बच्चा बेटी पीछे क्या रहेगा, ये पीछे हो गया सिंपली साइन, और ये हो गया बच्चा बेटी ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें वैसे भी इसका काम है, आई जीरो की जगह हमने क्या पुट किया था, वी जीरो एल ओमेगा पुट किया था हमने, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चा बेटी, यहाँ पे लिख देते हैं क्या पुट किया था हमने, वेयर, जहां वेयर क्या पुट किया था, आई जीरो इक्वल वी जीरो अपॉन एल ओमेगा, दिख रहा है इधर नीचे हो गया, चेक करता हूं मैं दिख रहा है कि नहीं आपको, ओके फाइन। तो ये हो गया बेटी
आई जीरो इक्वल वी जीरो अपॉन एल ओमेगा, हमने ये वैल्यू पुट की थी, वी जीरो अपॉन एल ओमेगा की जगह हमने आई जीरो पुट कर लिया था। ओके, इस वैल्यू को बच्चे बाटी, बुद्धा जी थोड़ा सा साइड हटिएगा प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको नीचे उतार रहे हैं। ओके, आई जीरो इक्वल वी जीरो अपॉन एल ओमेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चे बाटी, ये तो हमारा एक काम तो हो गया हमारा, क्या काम था हमारा, फेज डिफरेंस फाइंड करना है। फेज डिफरेंस कर लेंगे फाइंड, वी इक्वल वी आ गई, वी की वैल्यू आ गई वी जीरो साइन ओमेगा टी, और आल्सो आई की वैल्यू आ गई आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना है इसका, यही देख लेते हैं, ठीक है, बाद में हम इसको और डिटेल में देखेंगे। फेज डिफरेंस कितना है, ये एंगल है साइन ओमेगा टी, किसका एंगल, वोल्टेज का, जबकि करंट का एंगल कितना चल रहा है बच्चा बेटी, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। और यहाँ पे ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मली ओमेगा टी है और दूसरा माइनस ओमेगा टी है, मतलब एंगल में से भी माइनस 90 डिग्री अगर कर दो देन हमारा आई निकल आएगा। तो बच्चा बेटी कौन आगे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है कि करंट, या फिर पहले समझ लेते हैं कौन पीछे चल रहा है, ठीक है, पीछे चलते हुए देखते हैं, क्योंकि माइनस दिख रहा है ना, तो पीछे चलते हुए देखते हैं, आई पीछे चल रहा है कि वी, ऑब्वियस सी बात है आई पीछे चल रहा है। और कितना डिग्री पीछे चल रहा है, कितना एंगल पीछे चल रहा है बच्चा बेटी, ये 90 डिग्री एंगल लैगिंग में चल रहा है, लैगिंग में चल रहा है, 90 डिग्री एंगल पीछे चल रहा है, पश्चिगामी चल रहा है, कौन, आई 90 डिग्री एंगल पीछे चल रहा है, तो आगे कौन चल रहा है, तो वोल्टेज। इसका मतलब बच्चा बेटी हम लिख सकते हैं करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, लैगिंग में है, पश्चिगामी है, बैकवर्ड है। और या फिर आप लिख सकते हो जो वोल्टेज है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री फॉरवर्ड है, अग्रगामी है, और ये क्या कर रहा है, उसको लीड दे रहा है, लीडिंग है, वोल्टेज करंट से लीडिंग है 90 डिग्री एंगल। तो ये सब क्या है मैं आपको समझाता हूं, अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं, इसके ग्राफ वगैरह में देखने होंगे, पहले इनको कंप्लीट करते हैं बच्चे बेटी। तो मैंने क्या काम कहा था, एक तो फेज डिफरेंस निकालना है और छोटा सा एक काम है रिएक्टेंस निकालना, क्योंकि बच्चे बेटी यहाँ पे इंडक्टेंस है तो हम यहाँ पे निकालेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर कैपेसिटेंस होता तो हम निकालते कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टेंस है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। और बच्चे बेटी कैसे निकालेंगे, हमें पता है ना, जो रिएक्टेंस होता है हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं, और ये सेम वही टर्म होता है जो रेजिस्टेंस होता है यार, ओम्स लॉ में पढ़ा है हमने, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है ना, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है V इक्वल आई आर, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे बेटी आर इक्वल कितना हो जाएगा, आर इक्वल वी अपॉन आई होगा, आर इक्वल वी अपॉन आई। और हमने क्या करता है, दोनों सेम टर्म्स है, जो रेजिस्टेंस काम करता है अपने सर्किट में वही रिएक्टेंस भी करता है। तो ये रेजिस्टेंस अगर वोल्टेज अपॉन करंट है तो ये भी आल्सो क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट, बट यहाँ पे वोल्टेज और आई जीरो कह लेंगे। तो बच्चे वैसे ही बच्चे बटी यहाँ पे देखो वोल्टेज अपॉन करंट चाहिए हमें, तो वोल्टेज अपॉन करंट कैसे आएगा, अगर बच्चे बटी इस वैल्यू को थोड़ा फेर बदल कर दो आप, वोल्टेज अपॉन करंट चाहिए ना, तो इस एल ओमेगा को ऊपर लेके आओ और आई जीरो को नीचे लेके जाओ, देन क्या हो जाएगा बच्चे बटी, ये हो जाएगा वी जीरो अपॉन आई जीरो इक्वल, क्या हुआ, आई जीरो को हम नीचे लेके गए, एल ओमेगा को ऊपर, तो एल ओमेगा ऊपर है तो ये हो गया एल ओमेगा। और हमें पता है बच्चे ये क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, और क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस है तो ये रिएक्टेंस कहलाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे वी जीरो पर आई जीरो के नीचे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे एक्स, और क्योंकि इंडक्टिव है इसलिए इंडक्टिव को हम एल से डिनोट करते हैं, एक्स एल। अच्छा ये एल हमेशा बेस में रखना, ठीक है, एक्स एल इक्वल हो जाएगा बच्चे ओमेगा एल। ये हमारा हो गया मेन आंसर रिएक्टेंस के लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए हमारा आंसर हो गया एक्स एल इक्वल ओमेगा एल। आल्सो बच्चे बटी इस आंसर को हम लिख सकते हैं, आल्सो हम इसको लिख सकते हैं और करके, क्योंकि हमें पता है ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, तो हम इसको लिख लेंगे एक्स एल इक्वल ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, आल्सो 2 पाई एफ, और लास्ट में बच्चे बटी क्या है एल, इतना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली रिएक्टेंस के लिए फॉर्मूला, ये एक्सएल इक्वल ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल 2 पाई एफ एल, ठीक है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी है, आपको पता ही है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इन चीज़ों को। तो बच्चे बेटी ये हो गया हमारा काम, फेज डिफरेंस हमें समझाना है ग्राफ के थ्रू, ऐसे तो हमने समझ लिया है फेज डिफरेंस, ग्राफ के थ्रू अगर हमें समझाना है या फेजर डायग्राम के थ्रू समझाना है बच्चे बेटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, देन आते हैं देखते हैं इसको, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके डन, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब बच्चे बेटी स्क्रीनशॉट इसलिए का क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत से टर्म्स रिमूव करने हैं। अभी तक देख लेते हैं क्या हुआ, सिंपली है, आपने पहले v इक्वल वी जीरो साइन ओमेगा टी लिया, ये तो सर्किट है अल्टरनेटिंग करंट को, तो ऑब्वियस सी बात है हमें लेना ही है v इक्वल वी जीरो साइन ओमेगा टी। उसके बाद बच्चे बेटी हमने क्या किया, इंडक्टिव ईएमएफ का फॉर्मूला निकाला, प्रेरित विद्युत वाहक बल का,
माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, दोनों वोल्टेज थे और हमने किरचॉफ का सेकंड लॉ में पढ़ा है बच्चों, वोल्टेज का सम हमेशा किसका होता है, जीरो। ठीक है, किसी सर्किट में, किसी क्लोज सर्किट में वोल्टेज का सम हमेशा जीरो के इक्वल होता है, तो दोनों वोल्टेज के सम को हमने जीरो के इक्वल रख दिया। फिर वी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी को दूसरी तरफ ट्रांसफर किया, हमने आई की वैल्यू निकाली तो डी आई हमने निकाला। फिर डी आई का इंटीग्रेशन किया साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉफिशिएंट था नीचे आ गया, और देन बचा उसके बाद वी जीरो एल ओमेगा का एक साथ, और एल ओमेगा की जगह हमने रख दिया बच्चों आई जीरो की वैल्यू, देन वी जीरो अपॉन एल ओमेगा को हमने आई जीरो से कंपेयर कर लिया, और देन बच्चों हमें पता है वी जीरो अपॉन आई जीरो एक्सेल के इक्वल होता है, और इसी एक्सेल को हम कहते हैं बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, वेयर एक्सेल इक्वल इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये हो गया था बच्चों अभी तक। हम फेज डिफरेंस निकालना चाहते थे, हमें वोल्टेज पता था वी जीरो साइन ओमेगा टी, हमारा करंट की वैल्यू आई थी आई इक्वल, ये आई थी हमारी करंट की वैल्यू आई इक्वल आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ये आई थी हमारे पास। ओके, तो मैं आपको रिमूव कर देता हूँ, जो टर्म्स हमें जरूरत है अब उसको हम नोट कर लेते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, ओके डन। तो हमें इतने की जरूरत है, तो अब देखते हैं। देखो हमें क्या करना था, फेज डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, ग्राफ के थ्रू। तो एक तो आ गया वोल्टेज के लिए वी जीरो साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू आ गई बीच हमारी आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, 90 माइनस ओमेगा, ओके ओके, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ कि आई जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, लैगिंग में है, पश्चिगामी में है बच्चों। तो उसके बच्चों इसके बाद बच्चों इसका फेजर डायग्राम या फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा समझो, बहुत सिंपल सा टर्म है। देखो यहाँ पे हमें पता है वोल्टेज और करंट में कौन पीछे, करंट पीछे चल रहा है, तो करंट पीछे चल रहा है तो ग्राफ जो बनेगा हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ बना, ये सपोज ये ग्राफ में ये आई है, करंट आई, इसको हमने पीछे दिखाया, 90 डिग्री एंगल पीछे नीचे की तरफ है ये, और ये हो गया बच्चों हमारा वोल्टेज, ये वोल्टेज हो गया वी की डायरेक्शन, ये एंगल 90 डिग्री। क्योंकि हमारा अगर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, बैकवर्ड है, लैगिंग में है, तो फॉरवर्ड कौन है, आगे कौन चल रहा है। अगर करंट पीछे है तो ऑब्वियसली बात है आगे कौन है, वोल्टेज। तो इस टर्म में अगर देखा जाए बच्चा यहाँ पे वी की रिस्पेक्ट अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, अगर हम बच्चा यही करंट के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करें, मतलब अगर हम करंट को ऊपर रखें ऐसे में, ये करंट की डायरेक्शन, तो बच्चा हमने क्या कहा, अगर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है तो आगे कौन है, वोल्टेज होगा। तो हम सेम यही चीज ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है, लीड करता है या फिर फॉरवर्ड होता है, ये क्या है, वोल्टेज। सिंपल है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करंट पीछे है, ओके, करंट वोल्टेज से पीछे है, तो हमने यहीं से एक लॉजिक लगाया, अगर करंट वोल्टेज से पीछे है तो वोल्टेज क्या होगा, करंट के आगे, और आगे होगा बच्चों अगर 90 डिग्री पीछे है करंट तो वोल्टेज भी तो 90 डिग्री आगे होगा। इसलिए अगर करंट के रिस्पेक्ट में अगर आप करंट को नीचे रखते हुए ग्राफ ड्रॉ करो तो आपका जो वोल्टेज होगा वो अप साइड होगा 90 डिग्री। और बच्चों अगर यही ग्राफ अगर आप वोल्टेज को रिस्पेक्ट में लेते हुए करो तो करंट आपका नीचे की तरफ आएगा। मैंने ये दोनों ग्राफ क्यों बनाया, देखो आपके लिए जो ये वाला ग्राफ है ना बच्चों ये ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, वो इसलिए क्योंकि हम ये सारे लेक्चर्स, ये सारे टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एलसीआर सर्किट के लिए, और एलसीआर सर्किट बच्चा हम जब ड्रॉ करते हैं तो वो वहाँ पे जो ग्राफ होता है वो करंट को रिस्पेक्ट में लेकर करते हैं। मतलब करंट नीचे होता है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कौन होता है हमारा करंट, और वाई एक्सिस में कौन होता है बच्चा वोल्टेज। इसलिए आप दोनों ही ग्राफ याद रख सकते हो, सिंपल। लेकिन बच्चा मेनली ध्यान रखना, करंट को अगर आप नीचे लेके चलते हो तो वोल्टेज आपका क्या होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज आपसे 90 डिग्री आगे होगा करंट की कंपैरिजन में, लीड करेगा वोल्टेज करंट की कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो क्या रिजल्ट हमने फाइनली निकाला डिफरेंस को लेके, हम लिख सकते हैं बच्चा यहां पे इन अ प्योर इंडक्टिव AC सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग करंट I लैग्स, हिंदी में भी समझा दूंगा कोई टेंशन नहीं, लैग्स बिहाइंड द, अल्टरनेटिंग करंट पीछे चल रहा है किससे, वोल्टेज से, अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी का मतलब हुआ सिंपल सा, इन अ प्योर इंडक्टिव AC सर्किट, किसी शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती सर्किट कहेंगे परिपथ में जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा आई होती है, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पीछे चल रही होती है। ठीक है, और कितना पीछे चल रही है बच्चा कितने लैग है, कितनी पीछे है वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस
बाय अ फेज डिफरेंस, या फेज एंगल बोल लो, एंगल वर्ड यूज कर लेता हूँ, या डिफरेंस बोल लो, ठीक है वही बात है, बाय अ फेज एंगल ऑफ, कितने फेज एंगल बच्चे बेटी, फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्या है फिर से मतलब समझा दूं, किसी शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है, लैग करती है, बैकवर्ड होती है, ठीक है। आप यहाँ पे पश्चिमगामी वर्ड यूज करो, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आपको एग्जाम में मेन टाइम पे कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप पीछे लिख दो कि जो आपकी करंट होगी वो पीछे चल रही होगी, या फिर आपको अगर फिजिक्स का वर्ड आना है, साइंस का वर्ड आना है बच्चे बेटी, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप कहोगे पश्चिमगामी है, करंट पश्चिमगामी है वोल्टेज से। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप कहोगे जो करंट है वो लैगिंग में है वोल्टेज से, या फिर सबसे अच्छा वर्ड होगा, लैगिंग से भी अच्छा वर्ड होगा आपके लिए, तो करंट है वो बैकवर्ड है, किससे, वोल्टेज से। करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, ये दोनों ग्राफ यही शो करता है। और ओके, और जैसे बच्चों अब यहाँ देख सकते हो आप इमेज में, ये हो गया इसका साइन वेव का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये साइन वेव की डायरेक्शन होगी। आप देख सकते हो आपका जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, वो पीछे चल रहा है 90 डिग्री एंगल वोल्टेज से, ठीक है। ओके, तो ये हो गया बच्चों साइन कर्व इसका, आपको साइन कर्व बनाना है नोट्स में, साइन कर्व भी बना लेना, देख लेना इसको अच्छे से। तो ये हो गया बच्चे हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए फेज डिफरेंस हमने देख लिया। हमने आल्सो देखा बच्चे यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला कितना है, एक्सएल इक्वल ओमेगा एल, ओमेगा को आल्सो हम 2πf भी लिख सकते हैं, तो 2πfl हो गया बच्चे। और बच्चे साथ ही साथ हमने क्या देखा, मेन हमारा काम यह है, मेन आपको ये याद करना है, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है कि अगर आप करंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करो, करंट अगर नीचे हो, एक्स एक्सिस में हो, तो आपका वोल्टेज क्या होगा, 90 डिग्री आगे चलेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, दोनों ग्राफ हैं, दोनों ही सही हैं, गलत कोई नहीं है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दोनों सही हैं बच्चे। लेकिन ये वाला जो टर्म है ना, ये आपको हेल्प करेगा एलसीआर सर्किट में, क्योंकि हम एलसीआर में आई को बेस लेके चलते हैं, आई को एक्स एक्सिस में रखते हैं और वोल्टेज को देन वाई एक्सिस में रखते हैं, तो उसको ध्यान रखना। तो मेन हमारा काम क्या है, इस ग्राफ को ध्यान रखना, इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को याद रखना, और देन एक इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला एक्सएल इक्वल ओमेगा एल, और ओमेगा को आल्सो क्या कहते हैं, 2πfl, इन्हें याद रखना बच्चे, इन्हें ध्यान में रखना। ओके, तो बच्चे अभी के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे। और देन ये अगर खत्म हो गया प्योर कैपेसिटिव सर्किट, देन हम फाइनली पहुंच जाएंगे एलसीआर सर्किट पे, और देन फाइनली हम क्रैक करेंगे एलसीआर सर्किट को बहुत ही फाइनेस्ट और इजी वे में बच्चे। तो छोटी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।